Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to today's Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a comprehensive update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on a mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464, and of course do prefix the code 011. To navigate you through today's show along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर। Foreign portfolio investors pump in more than 3,800 crore rupees into the Indian equity markets in July so far. Centre directs states and union territories to take immediate and strict action against the issue of counterfeit and substandard fertilizers. And US President Donald Trump imposes a 30% tariff on imports from Mexico and the European Union starting 1st of August. विदेशी निवेशकों ने जुलाई में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन से आयात पर 1 अगस्त से 30% शुल्क लगाया। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। इस हफ्ते यानी 11 जुलाई को खत्म हुए कारोबारी हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार के प्रति उत्साह दिखाया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के सकारात्मक रुख से जुलाई में भारतीय शेयर बाजार में उनका निवेश 3,839 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने अप्रैल, मई और जून में भारतीय शेयर बाजार में काफी दिलचस्पी दिखाई थी। अप्रैल में उन्होंने 4,223 करोड़ रुपए का निवेश किया था। मई में उन्होंने भारतीय शेयरों में 19,860 करोड़ रुपए डाले थे, जो इस साल देश के शेयर बाजार में विदेशी निवेश का सबसे ऊंचा आंकड़ा था। और जून में एफपीआई का भारतीय इक्विटी में कुल निवेश 14,590 करोड़ रुपए था। आइए पहले कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जयपुर से दिलीप हमारे साथ हैं। स्वागत है दिलीप, सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछें। अभी मेरा करीब 3-4 म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट है और अब मैं करीब 5-6 साल के लिए मंथली एसआईपी करना चाहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज 2-3 कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड बता दीजिए तो 5-6 साल की एसआईपी के लिए सुटेबल हो। दिलीप जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सोचा है कि आप अपना सरप्लस इन्वेस्टमेंट एसआईपी के माध्यम से लगाना चाहेंगे। आपने मेंशन करा था कि आपके 3-4 ऑलरेडी हैं जिनमें आपने लमसम के थ्रू करा हुआ है। अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं जो आपको मार्केट का एक्सपोजर, शेयर्स का एक्सपोजर देते हैं, जो काफ़ी सूटेबल रहते हैं फॉर अ टाइम होराइजन जो आप मेंशन कर रहे हैं 5 से 6 साल, अगर वो फंड अभी अच्छा कर रहे हैं, आप उन्हीं में ही अपना एसआईपी के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1-2 चीज़ें जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो ये हैं कि वो जो फंड्स हैं वो आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी टाइप के फंड्स हैं या फिर मल्टी कैप कैटेगरी टाइप के फंड्स हैं, बिकॉज वो हेल्प करते हैं आपको एक ही फंड स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप की कंपनीज का एक्सपोजर देने के लिए। तो आप बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मीडियम साइज्ड कंपनी सबकी ग्रोथ में हिस्सा ले पाते हैं। तो इन टाइप के फंड्स को आप अपना कोर बनाइएगा। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं के सहगल।
स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हम आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहे हैं, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। Well, moving on to the next big story of the day. After ending again in the negative territory last week due to profit booking amid lingering uncertainty over India's trade deal with US, this week also the domestic markets remained under pressure and lost over 1%. Next week, the markets will continue to focus on developments regarding India-US trade deal and the trend of quarterly earning results. The inflation and trade data expected next week will also be a trigger for the markets. Markets will also keep an eye on the progress of monsoon. And our next caller is from Faridabad. Vishal ji, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हम सेकेंडरी मार्केट से अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो उनमें क्या हमें वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो हमें मतलब जब हम शुरू में जब गोल्ड बॉन्ड लॉन्च होते हैं तब मिलते थे, कि जैसे टैक्स बेनिफिट होता है एक जो हमें इंटरेस्ट मिलता है जो 2.5% का, तो मुझे इस बारे में पता चलना था। जी विशाल जी, जब आप सेकेंडरी मार्केट में गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं जो आपको 2.5% मिलता है, वो डेफिनेटली आपको उस पर्टिकुलर मार्केट से खरीदने पर भी मिलता है। जो आप टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप एक टैक्स एक्सपर्ट से ये पूछेगा, बट जितनी मेरी इसमें नॉलेज है वो ये रहता है कि आप मैच्योरिटी तक जब उसे होल्ड करते हैं वो आपको बेनिफिट मिलता है, तो वो मिलना चाहिए। जी, अगले कॉलर हैं पुणे से रत्नाकर। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि म्यूचुअल फंड में 25-30% जब ये रिटर्न मिलता है तभी वो उससे पार्शियली आउट होना चाहिए, क्या फुल्ली रिडम्पशन करना सही रहेगा? पार्शियली करना है कि ये है। दूसरा सवाल है कि मोतीलाल और कोटक का जो मिड कैप फंड है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट में कैसा रहेगा ये, उसका बढ़ने का चांसेस कितना है? थैंक यू जी। रत्नाकर जी, जो आपका पहला सवाल था कि प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए, रिडेम्पशन कब करनी चाहिए, मेरी समझ में रिडेम्पशन तब करनी चाहिए जब आपका गोल अचीव हो गया है। आपने जिस गोल को अपने मन में रखकर उस पर्टिकुलर फंड में अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट किया था, वो गोल जब नज़दीक आ जाता है तब हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए कि हम एग्जिट करना चाहते हैं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जब 25 से 30% रिटर्न फंड्स में बन जाता है, क्या तब एग्जिट कर देना चाहिए? तो 25 से 30% रिटर्न बनने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देनी पड़ती है मार्केट में, वो रहती है टाइम। और वो टाइम आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपनी पेशेंटली डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते टाइम वेट जो करना पड़ता है, उसके बाद वो उतना अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। जो 25-30 की आपकी एक्सपेक्टेशन है, मैं आपको बोलूंगी आप वो अपने मन में ना रखिए। हिस्टोरिकली देखा गया है कि अगर हम सेंसेक्स की हिस्ट्री देखते हैं तो अप्स एंड डाउन्स के थ्रू ऑन एन एवरेज वो आपको 12-13% दे सकती है। बट कभी कभी जब मार्केट बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ रही होती है, स्पेशली इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, उसके चांसेस काफी ज्यादा रहते ही हैं। और हमने पिछले 3-4 सालों में ये देखा भी है कि सेंसेक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया था, और तब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ये 25-30% टाइप के रिटर्न्स देखे। बट एक ये 25-30 वाली एक्सपेक्टेशन के साथ आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपना ध्यान बस इसमें रखिए कि आप अपना सरप्लस अमाउंट धीरे धीरे रोज डाल रहे हैं, और जब आपका गोल अचीव हो जाता है आप तब उसे रिडीम कर रहे हैं, आप अप्स एंड डाउन से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आपने 3 फंड्स के नाम लिए थे, आप पूछ रहे थे कि इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आई गेस मेरा पहला आंसर वो चीज समराइज कर देता है कि एक्सपेक्ट जो हिस्टोरिकली देखा गया फ्लेक्सी कैप टाइप के जो फंड्स रहते हैं वो मार्केट के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे आपको रिटर्न्स दे देते हैं, और जो मिड कैप टाइप के फंड्स रहते हैं वो क्योंकि वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें ग्रोथ की जो एक आसार होते हैं वो और भी ज्यादा होता है, और भी समय रहता है वहां पे कि वो उस टाइप की ग्रोथ दे पाएंगे। तो मिड और स्मॉल कैप टाइप के फंड्स हमें अपने एलोकेशन का मतलब कोर इक्विटी पोर्टफोलियो का
5 से 10 या अगर आप रिस्कियर बेट लेना चाहते हैं तो आप 20 से 25% रख सकते हैं। जो 2 फंड्स आपने मेंशन करे वो ठीक ठाक फंड्स हैं, कोटक मिड कैप, और आपने एक और बोला था, मुझे वो नाम समझ नहीं आ पाया था, बट जो मुझे समझ आ पाया था कोटक मिड कैप फंड अच्छा फंड है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी आपने मेंशन करा था, वो भी अपनी कैटेगरी में एक अच्छा चुनाव है। Our next caller is from भुवनेश्वर। वीरेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। मेरे एक्सपर्ट से मुझे पूछना, मेरे पास निप्पॉन इंडिया के एक फोकस इक्विटी फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है निप्पॉन इंडिया के। कभी कभी एक्सपर्ट बोलते हैं कि एक ही फंड मैनेजर के साथ तीनों मत लगाइए, लेकिन ये ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हैं, तो क्या आपको कुछ ऐसा आप सजेस्ट करें कि मैं किसी को निकलूं, किसी दूसरे स्मॉल कैप में जाऊं, या इसमें कंटिन्यू करूं? हर महीने में कुछ डालता रहता है इन तीनों में। जी वीरेंद्र जी, जो आपकी एक ये ऑब्जर्वेशन है बाय लिसनिंग टू आई गेस डिफरेंट एक्सपर्ट्स, वो काफ़ी वैलिड है। बिकॉज होता क्या है कि अभी आप कह रहे हैं कि वो फंड्स अच्छा कर रहे हैं, आप उनमें आपको अपनी बढ़ोतरी दिख रही है होते हुए, बट जब अगर कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड कंपनी एक स्पेसिफिक स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियोज को कंस्ट्रक्ट करती हैं और अगर मार्केट ही सूटेबल नहीं रहता उस पर्टिकुलर स्टाइल के लिए, तब ये जरूर प्रॉब्लम आ सकती है कि एक एएमसी में होने की वजह से आपके सारे ही फंड्स उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बैठ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम एक्सपर्ट से जनरली ये सुनते हैं कि आप एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी किया कीजिए जनरली। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आप इनमें अगर आप एसआईपी के माध्यम से कर ही रहे हैं तो आप वो कंटिन्यूड रखें, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है तो आप डेफिनेटली अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इक्विटी फंड का चुनाव कर सकते हैं। वो इक्विटी फंड आप ऐसा देख सकते हैं जो आपने बताया, जैसे फोकस्ड आपने एक कैटेगरी बताई, एक स्मॉल कैप बताया, एक और आपने मेंशन एक आपने लार्ज कैप बताया था, तो आप काफी अच्छे तरीके से कवर्ड हैं अक्रॉस मार्केट कैप। अगर आप मिड कैप टाइप के फंड का, अगर वो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन उसको सपोर्ट करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि मतलब 5 से 7 साल तक तो हमें रखना ही चाहिए, वो अगर सपोर्ट करता है आपको, तो आप एक अलग एएमसी का मिड कैप फंड देख सकते हैं अपना कोर पोर्टफोलियो को सप्लीमेंट करने के लिए। जी, अगले कॉलर हैं बिहार से टिंकू। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्कार। सारे मंथरा मार्केट मंत्रा सारे लोग को नमस्ते सर। जी, अपना सवाल पूछें। सर मेरा 2 सवाल है। जैसे ये पीपीएस अकाउंट होता है, उसका उम्र भी निर्धारित रहता है या ऐसी हर व्यक्ति को होता है? और एक दूसरा सवाल है, जो मैं क्या कहता है टर्म पॉलिसी लेना चाहते, जैसे मैक्स हो गया, LIC हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हुआ, यूनाइटेड हुआ, इसी तरह कितने लाख तक का इंश्योरेंस ले सकता है? जैसे 10,000 का महीने मंथली में कमा रहे हैं 10 आदमी है, इसकी जानकारी हमें चाहिए। टिंकू जी, रविवार का कार्यक्रम हमारा म्यूचुअल फंड पर ही केंद्रित रहता है। इसके लिए अगर आप शनिवार को या सोमवार को फोन करेंगे तो इनके एक्सपर्ट सही जवाब दे पाएंगे, आपकी मदद कर पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। भोपाल से शंकर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते मैडम, नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। Madam, what is the best strategy to like investing? While investing, we do invest every month in SIP for years, long years and years. अब हमारा अच्छा corpus खड़ा हो गया, we have got some corpus and we have almost 90-95% in equity. So what do you suggest? Should we slowly every month switch it to debt fund? Or in one go we should do it, because we know everyone thinks that market will go up down, but we are seeing it is more or less slowly going up only. So what is the best strategy? Switch in one go to rebalance the portfolio, or switch it every month over say next 18 months for that achieving that goal of level? And second question is in the same, why quant funds are not performing, and what is the reason for quant fund? They were doing very well, now suddenly they are not doing well. Thank you. Right. So kudos to you, Shankar, for building up, a very good kind of a corpus, something that satisfies you. And as you rightly mentioned, building it upon investing little amount of your hard-earned money, as well as giving time the required, compounding the required time and achieving what you have been investing for.
when it comes to rebalancing, my suggestion would be that you can definitely rebalance in one go, since you've already invested and averaged out your purchase price. So you can definitely rebalance in one go. But I would say, if in case you are somebody who is, after building that kind of a corpus, you are somebody who is a bit hesitant of doing that movement because it is a big amount, you can definitely look at breaking it and then rebalancing according to the time horizon that suits you well. So it depends upon, your how your psychology works. But a one-time switch is also absolutely fine to rebalance your portfolio. Kudos to you for thinking that even after, achieving that kind of a level, you are giving proper the basic principle is still there, very shining bright in your mind to be catered to. So that would be on rebalancing strategy. One thing that you mentioned was quant funds. Why are they not doing well? So you rightly pointed out that they had been doing well for quite a lot of time, and seems like their strategy, which is sort of dependent upon high churn strategy, that is something which is no more being suitable according to the current market environment. And as I was mentioning to a particular user, that if and that are the kind of disadvantages of focusing your entire portfolio on one particular AMC. If that is not really the case with you, you need not worry about those funds. I believe KK Sehgal from West Bengal has managed to reconnect with us. अपना सवाल पूछिए. Hello. Good evening, everybody. Yeah, good evening. Please ask your question. Hello. सहगल जी, अपना सवाल पूछिए. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम कुछ उसका ऐड हम देखते हैं टीवी वगैरह में, तो ये फिक्स्ड इनकम कैसे हो सकती है थ्रू द म्यूचुअल फंड्स? Kindly throw some light on it. Right. So fixed income, when it comes to the mutual fund domain, is basically referring to investing in debt markets. Let's say like somebody invests in fixed deposits. Similarly, that would be in the bank domain. In the mutual fund domain, you are investing in bonds or debentures. Basically, you're loaning out your money to a particular, let's say, company, which promises to give you back certain interest, which per se is called the fixed income, जिसको हम ब्याज बोलते हैं. In a mutual fund spectrum, how it works is that you have debt funds which offer you this kind of exposure, but they don't really provide you interest which gets credited to your, let's say, savings account. How it works is that you give your investment amount to a particular AMC. They in turn invest that into different companies' bonds, which give them some interest, and that is reinvested in those funds, making up the investment value to go up bit by bit. Fixed income can be generated when you invest in mutual funds, but that happens when you are investing in a mutual fund and it is growing day by day. You're giving it time. Once you have achieved a certain kind of a corpus, you have built a particular kind of a corpus, then there is a strategy known as systematic withdrawal plan, which helps you chuck out some percentage or some proportion of your investment amount into your bank account, which we refer to getting regular income from fixed income funds. आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं. केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और घटिया उर्वरकों की आपूर्ति पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस बारे में पत्र लिखा है. श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है कि उन्हें सही समय पर और किफायती दर पर अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं. कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है. उन्होंने राज्यों से दोषियों का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा है. And our next caller is from Delhi. Yogesh ji, please ask your question. Yeah, so basically I have two questions. I'll do it very quickly. I have a portfolio of total 5 mutual funds, and allocation is almost
25% in each of them, like 20% in each, 25% in each 4 of equity. So first is the ICICI short-term debt fund, that's a fixed income allocation part. The other 4 are ICICI large mid cap, Parag Parek ELSS, SBI small cap, and Axis small cap. So is it like a good enough portfolio? Because 2 of my small cap funds are not working really well right now. And the second question is like how a Chennai investor should invest in a mutual fund. Like is it through a block deal, or they contact the AMC directly, or is it even allowed for an Chennai to do a bulk investment of in crores, like 4 crore, 5 crore? Yugesh, answering your first question, the kind of funds that you have built your portfolio with are pretty decent funds. They have a very good performance track record, and they have been in the market for a considerable amount of time. So they have actually navigated through different kind of ups and downs of the market. Having said that, you referred that your small cap funds are not doing well, and so every kind of fund goes through phases, if I can say that. While the funds that you have mentioned are pretty good, it is absolutely fine if a particular kind of a market is not supportive of their, let's say, strategy, or they are not able to build that kind of or generate that kind of returns that they have been a while back. But I would say you need not worry about anything here. You can simply, stay invested in them, keep on running your SIPs in them, and time should be able to help you, because small cap kind of a category is only like that. If you look at how these kind of funds have been doing in the last, let's say a year back, they had been shining bright to as much as returning you double-digit numbers simply by, supported by a uptrending market. So there is nothing to worry about, and you can keep on investing in those funds. Something you mentioned about HNIs, although my knowledge is limited per se, but maybe I can get back to you with the answer the next time. And Subroto is connecting with us from Bangalore. Please ask your question. Good evening to all. Good evening. I would like to know from the expert that I have heard that banking and financial sector will do well in the next upcoming times. So I want to know if I choose a sectorial fund like one NFO has come, Mahindra Manulife Banking and Financial Service Fund. So how it would be? My decision is right or wrong? Thank you. Right. Subroto, like you just mentioned that you have heard from somewhere that this XYZ kind of a sector is going to do well. So every now and then, every different sectors, you'll hear such stories from different experts that A sector will do well, B sector will do well. Talking about this particular sector, banking and financial is such a broad-based sector. If you pick up any category, let's say a flexi cap category, 1/3 kind of an allocation is always to this financial sector. So if you're already invested in a diversified portfolio, you can actually check your portfolio also. You will find some 20-30 odd % invested in this particular sector. If you are invested in such a portfolio, you need not carve out a specific sectoral category. You will get the benefit via your fund. Even then, if you specifically want to, let's say, still have some allocation to a sectoral fund, I would say we should actually invest in a fund which already has a performance track record. So maybe you can avoid this particular NFO that you're talking about, but instead look out for funds which have already been in the market, navigated through all the ups and downs, and maybe invest 5 to 10% into that particular fund. जी, अगले कॉलर हैं गुरुग्राम से भारत. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. Yes, good evening. Good evening. I have some investment in ICICI Prudential short-term debt fund. Now, earlier I was getting a return almost plus 10%. Now, lately, after the dropping of repo rate, I find the returns are quite less, even less than 3-4%. So what is it advisable to redeem and invest in post office senior citizen scheme which gives 8.2%? My second question is, if I redeem, then this profit from redemption, does it add to the income as per my tax bracket, or does it
I fall into that 1.25 lakhs capital gains, which is exempt up to 1.25 lakhs. So, Bharat, since we are talking about a debt fund, the 1.25 exemption limit does not really pertain to the debt fund domain. It is there for equity funds. Referring to the returns drop that you have been seeing in debt funds, you rightly pointed out with, India moving to a low environment, a low interest rate environment, this kind of an impact is definitely going to happen elsewhere as well. Even with your FDs, you would see that kind of a trend propping up. Having said that, when you build a portfolio or allocation towards a debt fund, return generation is not actually or should not actually be your primary goal. Preserving your capital or building some kind of stability for your overall portfolio is something that you're wanting to aim for when you are investing in a debt fund. So I would actually say the fund that you mentioned is a pretty decent fund. It has actually been through lower rate and high rate investment times that India has seen, and given you reasonably or returned you reasonably well, along with all kind of stability and predictability that you want from a debt kind of an allocation. If you still worry on account of that, maybe you can look to invest in a small savings scheme, although there are certain kind of limitations that they offer you along with that guaranteed return. That would be on the liquidity part of it, which debt funds do not. Well, while we are still connecting with our listeners, let us apprise you with the next important story of the day. US President Donald Trump has imposed a 30% tariff on imports from Mexico and the European Union starting 1st of August. The new tariffs were announced in separate letters posted on Truth Social. In his letter to the European Union, Trump said the US trade deficit is a national security threat. The announcement came after weeks of negotiations with key trading allies failed to produce a more comprehensive trade deal. The 27-member EU, America's biggest trading partner, said earlier this week it hoped to reach a deal with Washington before August 1st. EU leaders have criticized the US decision to impose a 30% tariff on goods from the 27-member bloc. European Council President Antonio Costa emphasized that tariffs act as taxes that fuel inflation and hinder growth. The European Council chief reaffirmed the EU's commitment to protect its interests while seeking a fair trade deal with the US. Our next caller, Pranav from Ghaziabad, अपना सवाल पूछिए. Hello, good evening team. So मेरा 1 CR का इन्वेस्टमेंट है into mutual funds and ये पिछले 1.5 साल से है, and the return that I am getting is of 15 lakhs as of now, and ये distributed है SBI Contra में, SBI Large and Mid Cap and SBI Innovative Fund, and like both of them is giving a good result, but SBI Innovative में काफी कम return आ रहा है. So my question is, shall we switch that fund? And the second question is, I'm planning to do a SIP again of 20,000 for next 20 years, and I'm planning to quant small cap, Nippon India and Motilal Oswal. Will this be a good option for me to do a SIP for next 20 years? And I would be taking a higher risk. And the third question is, how can we find out the mutual funds maturity period? What is the maturity period for the mutual funds? Thank you. हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है स्नेहा. बिल्कुल. सो प्रणव, जो आपने मेंशन करे पहले 3 फंड्स, उनमें से आपने मेंशन करे SBI इनोवेटिव हैज नॉट बीन गिविंग यू द रिटर्न्स दैट यू काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, बट ये एक नया फंड है, इसको अभी 10 महीने हुए हैं, ये थोड़ा थीम फोकस्ड है, तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए. आज वक्त इतना ही है स्नेहा, लगता है हमें अब इनका जवाब अगले हफ्ते देना पड़ेगा. इनसे अनुरोध है कि अगले हफ्ते फिर सवाल पूछ लें, और महेश दिल्ली का हम कॉल नहीं ले पाए दिल्ली से, उनसे भी माफी मांगना चाहेंगे. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Yes, listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors pump in more than 3,800 crore rupees into the Indian equity markets in July so far. Centre directs states and union territories to take immediate and strict action against the issue of counterfeit and substandard fertilizers. US President Donald Trump imposes a 30% tariff on imports from Mexico and the European Union starting 1st of August. And that's it in today's edition of Market Mantra. Goodbye.